छठी बार जब मेरी बहू लेबर रूम में डिलीवरी करा रही थी तो मेरी सांसें हलक में अटकी हुई थी। भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि इस बार बच्चा अच्छे से हो जाए। न जाने किसकी ऐसी नज़र लगी कि मुझे एक पोते या पोती का सुख नहीं मिला। इस बार जो भी हो यह आखिरी है। अब बहू से भी कह दूंगी कि बच्चा गोद ले लेना। अब अपने शरीर को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। कब तक ऐसी तकलीफ़ झेलती रहेगी। तभी नर्स बाहर आई और बोली, बधाई हो, आपको पोती हुई है। उसकी बात सुन जल्दी से मैंने अपने बेटे को फ़ोन करके अस्पताल बुलाया। बेटा खुशी से उछल पड़ा और मिठाई का डब्बा ले पूरे स्टाफ को मिठाई बांटने लगा। जब बहू को भी बाहर लाया गया तो उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी बल्कि दुख था। मैंने पूछा, क्या हुआ मीना, तुम खुश नज़र नहीं आ रही हो। अरे बेटी हुई है और यह सही सलामत भी है। बस अब यही हमारा बेटा भी और बेटी भी। तभी मेरा बेटा भी आ गया। अपने बेटी को हाथ में ले कहने लगा, अब तो मेरी जान आ गई है। उसे खूब प्यार करने लगा। मेरी बहू मीना के चेहरे पर घोर चिंता थी। वह अपनी बेटी और पति को देखे जा रही थी पर खामोश थी। मीना की डिलीवरी हुई अभी तीसरा दिन ही था कि बच्चे की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो काफ़ी देर तक तो दरवाज़ा खोला ही नहीं और जब खोला तो मैं मीना पर चिल्ला गई, तुम्हारी कैसी नींद है मीना। बच्चे की आवाज़ से तो पूरा मोहल्ला जग गया होगा, लेकिन तुम्हारी नींद नहीं खुली। प्रकाश, तेरी भी नींद नहीं खुली। दोनों चुपचाप थे, मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। प्रकाश, तुमसे नहीं होगा। अब से तुम मेरे कमरे में जाकर सो जाना। तुम्हारी जिद के कारण मैंने तुम्हें मीना के पास भेजा था। अरे कच्चा शरीर है इसका, इसे आराम की ज़रूरत है। जैसे ही मेरी नज़र बिस्तर पर पड़ी, बिस्तर तो पूरा लहूलुहान था। मैंने मीना से पूछा, मीना यह क्या है, तुम्हारे कपड़े बिस्तर सब। मीना को अस्पताल लेकर गए और जब डॉक्टर ने मुझे बताया तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं मीना को गलत मानते हुए उससे शिकायत करने लगी, मीना अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, तुम सब्र नहीं कर सकती। कम से कम 2-2.5 महीने तो रुक जाती। तुम्हारे सारे टाँके टूट गए हैं। ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण तुम्हारी जान भी जा सकती थी। प्रकाश को अपने पास आने से रोक नहीं सकती थी। वह बिन बोले अपनी नज़रें झुकाए बैठी थी, जिसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, चिंता मत कर, अभी ऐसे रोएगी तो आंखें कमज़ोर हो जाएगी। मैं जब कभी भी रसोई में या किसी काम में व्यस्त हो जाती, अक्सर देखती कि मेरा बेटा मीना के कमरे में चला जाता। एक दिन मैं चुपचाप उनके कमरे के बाहर खड़ी हो गई। मेरा बेटा मीना के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। तभी मैं कमरे में चली गई। अपने बेटे प्रकाश को रोकते हुए कहा, ए प्रकाश, क्या कर रहा है, तेरा दिमाग तो ठीक है। एकदम वह गुस्से से बाहर निकल गया। मैंने मीना जी से पूछा, क्या है यह तुम्हारे साथ। मीना रोते हुए कहने लगी, आप उनकी माँ हो, आप मेरी बात का यकीन नहीं करोगी, लेकिन यह सच है कि आपका बेटा हैवान है, राक्षस है। आपका बेटा मेरे 5-5 बच्चों का हत्यारा है, जिन्हें जन्म देने से पहले उन्हें मेरी कोख में ही मार दिया गया। उसकी बातें सुनकर तो जैसे मेरा कलीजा ही फट गया। मैंने कहा, चुप कर, ऐसे कैसे बोल रही है, कोई अपने बच्चों को हत्यारा कैसे हो सकता है। तुझ जैसी अनाथ को मेरा बेटा ब्याह कर लाया। उसका दिल इतना बड़ा है कि इतने अच्छे रिश्ते ठुकरा कर तुझे अपनाया। ना तेरी शक्ल ना सूरत। मीना की बात सुन और आंखों देखी अपने बेटे की हरकत से मैं पूरी रात सो न सकी। मेरे मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था कि प्रकाश ने क्या किया होगा। मीना के कोख में ही बच्चे मर जाते थे। क्या प्रकाश मीना को कोई दवाई खिलाता था जिससे उसके बच्चे मर जाते थे। नहीं नहीं, वह ऐसे कैसे कर सकता है। अभी तो वह उसकी बेटे के जन्म पर बहुत खुश है। मीना झूठ बोल रही है। मैं मीना से बात नहीं कर रही थी। भले ही उसके कमरे में रहती, उसे और उसके बच्चे को संभालती, बस मैं अपना फ़र्ज निभा रही थी। अब उसका कोई था ही नहीं जो उसकी जिम्मेदारी संभाले। जो थे बस हम ही थे। एक दिन प्रकाश मेरे पास आकर बोला, माँ, अब मैं मीना के पास रहूँगा, तुम चिंता मत करो, बच्चे की देखभाल मैं करूँगा। अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर मुझे मनाने लगा। उसका माथा चूम और उसके कान पकड़ कहा, तुझे उसका ध्यान रखना चाहिए।
चल ठीक है, अब 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। मीना को भी तेरी याद सताती होगी। जा, आज से उसके पास रहना। मैं पुत्र मोह में इतनी अंधी थी कि बस बेटे की खुशी मायने रखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मीरा के उन कड़वे शब्दों को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती थी। मीना कभी भी प्रकाश की बात छेड़ती तो मैं उसे डांट कर चुप कर देती। दिन फिर से सामान्य लग रहे थे। मीना की भी बातें भूल उससे अब सामान्य व्यवहार कर रही थी। मैं बच्ची को खिलाती, घर के छोटे मोटे काम में हाथ बटा लेती और 2-3 घंटे सत्संग में बिता लेती। एक दिन हमारे पड़ोस में रहने वाली रागिनी के माता पिता रागिनी की शादी का कार्ड लेकर आए। मैंने कहा, भाभी जी, रागिनी ने तो हमारे घर आना ही छोड़ दिया। 6-7 सालों से तो रागिनी को देखा ही नहीं। और हमारे पड़ोस की कविता, रिंकी और मधु, ये चारों बच्चियां तो एक एक करके गायब ही हो गई। क्या बात है, इनकी भी शादी हो चुकी है? रागिनी की माताजी बोली, हाँ भाभी जी, तीनों की शादी हो चुकी है। कविता और रिंकी की शादी तो अभी 2-3 महीने पहले ही हुई थी और मधु तो बाहर विदेश में है। शादी का कार्ड मीना को बताते हुए कहा, देखो मीना, रागिनी की शादी है। पहले तो तुम्हारे पास मधु, कविता, रागिनी और रिंकी सभी आते थे। इन्होंने आना क्यों बंद कर दिया? मीना ने कहा, एक बार किसी लड़के की इज्जत लुट जाती है तो क्या बार बार इज्जत लुटाने वहाँ कोई नहीं जाता? मीना की बात सुन मैंने गुस्से से कहा, अरे क्या बोल रही है? कौन इज्जत लूटेगा उन चारों की? मीना बोली, आपका बेटा। वे चुप है, क्योंकि यदि उन्होंने यह सच्चाई बताई तो आपके बेटे का ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा। 5-7 साल की सज़ा छाती ठोक कर घूमेगा, लेकिन वह लड़कियां जिंदगी भर सज़ा भुगतती रहेगी। उनसे कोई शादी करने के लिए राजी नहीं होगा। अभी जिनकी शादियां हुई है, यदि उनके पतियों को पता चल जाए तो वह भी शायद उन्हें छोड़ दे। वह माँ बाप जो आज आपको अपनी बेटी की शादी का कार्ड मुस्कुराते हुए आपको देने यहाँ आए हैं, यदि उन्हें सच्चाई का पता चल जाए तो वह भी अपने ही घरों में कैद हो जाएंगे। वह बेटी जो आज विदेश में है, उसके पंखों को कुतर दिए जाएंगे। अपने घरों से निकलने से पहले उन्हें अपने चेहरों को ढकना पड़ेगा, पर आपके बेटे को नहीं, आपके बेटे जैसे लोगों को नहीं। जब भी अचानक उनका सामना आपके बेटे से हो जाता है, उनके पैर कँपाने लगते हैं, डर के मारे उनकी धड़कनें भी। मैंने चीखते हुए कहा, बस कर, अपने ही पति के लिए क्या अनाप शनाप बके जा रही है? पति परमेश्वर होता है, उसकी इज्जत करना सीख। मीना अपनी छाती ठोक कर बोली, पर मेरा पति हैवान है, परमेश्वर नहीं। मैं उसे हर दिन बद्दुआ देती हूँ। मेरे 5 बच्चों का हत्यारा है। जानना नहीं चाहोगी उसने मेरे बच्चों की हत्या कैसे करी? और उसने जो बताया तो ऐसे लगा जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक रही थी। दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, मेरा पूरा शरीर कँपा रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने सचमुच अपनी कोख से एक हैवान को जन्म दिया था। एक हैवान को अपने खून से सींचा, उसे अपना दूध पिलाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसके माथे को चूमा, उसकी सारी बलाएं भगवान से मांग लेती, उसकी सफलता की दुआएं मांगती। एक माँ ऐसी औलाद को पैदा करने के लिए अब रो रो कर मातम मना रही थी। पर किसी पुरुष में एक स्त्री को देखने का नज़रिया ही गलत हो तो उसे अपनी माँ का दुख भी कहाँ नज़र आने वाला था। अचानक कमरे में आया प्रकाश ने सारी बातें सुन ली। गुस्से से तिल मिलाते हुए प्रकाश ने मीना के बाल खींचते हुए बोला, अच्छा तो तूने सब कुछ बता दिया। मना किया था तुझे, अपनी जुबान पर ताला नहीं लगा सकती थी? ठीक है, अब मुझे कुछ भी करने से कोई रोक नहीं सकता। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे खिलाफ गया हो। मीना के बाल पकड़ उसे घसीटता हुआ कमरे में ले गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उनका शोर सुन छोटी बच्ची भी रोने लगी। मैं बाहर से चिल्लाने लगी, अरे कर्महीन, दरवाज़ा खोल, इतना भी सितम मत कर कि तेरी सगी माँ के मुँह से तेरे लिए बद्दुआ निकले। लगभग आधा 1 घंटे तक मैं कमरे के बाहर खिड़की और दरवाजे को खुलवाने के लिए छटपटाती रही। जब दरवाज़ा खुला, मीना की इज्जत तार-तार थी, बाल बिखरे हुए थे। अर्धनग्न अवस्था में मीना बोली, रोज़ मेरा यही हाल होता है, आज आप देख भी लो। यदि मैं रोज़ इसके पास नहीं आऊँ तो शायद एक बेकसूर लड़की इस हैवान की शिकार बन जाए। मेरी कोख में बच्चा होने के बावजूद भी यह कभी अपनी हैवानियत से बाज नहीं आता
और मेरे बच्चे गिर जाते हैं। मैं इसे हत्यारा ना कहूँ तो क्या कहूँ। अपने बच्चे की तरफ देख मीना बोली, पता नहीं मेरी यह बच्ची कैसे बच गई। अपनी बहू के कपड़े सही कर उसे चाकू दिया और कहा, अगली बार जब वह तुम्हारे पास आए तो उसका गुप्तांग ही काट देना। मीना मुझे घूर रही थी और बोली, आप अपने बेटे के साथ? मैंने कहा, बेटा नहीं, हैवान। और ऐसे हैवान की ना कोई माँ, ना बहन, ना पत्नी, ना बेटी होती है। जब वह इंसान ही नहीं तो कैसा रिश्ता। अगले दिन जब प्रकाश अपनी हवस मिटाने मीना के पास गया तो उसने वैसा ही किया। प्रकाश दर्द की मारी चिल्ला रहा था, मीना को गालियाँ दे रहा था। मीना उसकी लिंग के बचे हिस्से को मेरे पास लेकर आई। मैंने प्रकाश से कहा, चल अस्पताल, मैं तेरा इलाज करवाऊँ। वह खून से लथपथ था। मेरे हाथ में चाकू और प्रकाश का लिंग, जिसे देख अस्पताल में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। डॉक्टर ने जब मुझे उसका लिंग मांगा तो मैंने कहा, रहने दो डॉक्टर साहब, इसकी करतूतों की सज़ा कानून इतनी नहीं देने वाला। जब यह बाहर आएगा तो यह और बेशर्म हो चुका होगा। क्या पता खुले आम फिर किसी बहू बेटी के साथ। इसे ज़िंदगी भर ऐसे ही रहने दो, यह ऐसे ही ठीक है। पुलिस आई, उन्हें सब कुछ बताया, पर किसी बेटी की ना तो गवाही और ना ही नाम आने की शर्त पर मेरे बेटे को सज़ा हुई उसकी करतूतों के लिए। मुझे भी सज़ा हुई अपने हैवान बेटे को सज़ा देने के लिए, पर मैंने यह सज़ा एक ऐसे हैवान को अपनी कोख में पैदा करने के लिए पाई। जब मैं रिहा हुई तो हम अपना घर बार बेचकर किसी नई जगह आ गए थे, जहाँ अपनी बहू मीना को बेटी बना उसकी फिर से एक अच्छे लड़के से शादी करवा दी, ये कहते हुए कि यदि तुम्हें गलत लगे तो सज़ा देने से हिचकिचाना मत। समाज क्या सोचेगा उसकी परवाह किए बिना अपनी आवाज़ उठाना। किसी को भी बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा देगी। उसे गले लगा विदा कर दिया, क्योंकि ज़िंदगी घुट-घुट कर जीने का नाम नहीं। न जाने कितने ऐसे किस्से होंगे जो एक चार दीवारी में कैद होंगे, कितनी आवाज़ें शांत होगी जो बाहर आने के लिए बेचैन होगी। आज की कहानी बस यहीं तक। राधे राधे। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।